कभी हुआ है आपके साथ कि कोई आपकी जिंदगी में आया, आपकी मुस्कान बन गया और फिर एक दिन बिना कुछ कहे बस आपको आंसुओं में छोड़कर चला गया। आपको पता भी नहीं चला कि आपने क्या गलत किया, लेकिन दर्द ऐसा था जैसे सजा किसी जुर्म की मिल रही हो जो आपने कभी किया ही नहीं। शायद वो कोई रिश्तेदार था, कोई दोस्त, या वो इंसान जिससे आपने सबसे ज्यादा प्यार किया, वो जिससे आपने हर बात शेयर की, जिसके साथ अपने सपने देखे। पहले उसने आपका साथ दिया, आपको समझा, और फिर धीरे धीरे बिना बताए वही इंसान आपको तोड़ने लगा। बात बात पर ताने, चुप्पी, इग्नोर करना, या ऐसा बर्ताव कि आपको लगने लगा शायद गलती मेरी ही है। लेकिन सच ये है कि गलती हमेशा आपकी नहीं होती। कई बार सामने वाला जानबूझकर हर्ट करता है। वो आपको गिल्टी फील कराता है ताकि उसे खुद को सही साबित करने का मौका मिले। और जब आप टूटने लगते हैं, वो खुद को मजबूत समझने लगता है। ये कहानी उन लोगों की है जो टूटे नहीं बल्कि तोड़े गए, जो गलत नहीं थे, बस गलत लोगों पर भरोसा कर बैठे और अब जवाब चाहते हैं उसने ऐसा क्यों किया। चैप्टर 1 सोचिए, आप किसी से प्यार करते हैं। वो आपकी हर बात में दिलचस्पी लेता है, आपका ख्याल रखता है, आपको खास महसूस कराता है। कुछ दिन ऐसे लगते हैं जैसे सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। अब वो आपको इग्नोर करने लगा है, आपकी बातें काटने लगा है, हर छोटी बात पर आपको दोषी ठहराने लगा है। और सबसे अजीब बात, जब वो आपको हर्ट करता है तब भी उसे कोई पछतावा नहीं होता। आप सोचने लगते हैं, मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। असल में ये लोग कैसे होते हैं? लेखक लुंडी बैनक्रॉफ्ट कहते हैं कि ये लोग अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। ये गुस्से का इस्तेमाल आपको डराने या चुप कराने के लिए करते हैं, और वो ऐसा सोच समझकर करते हैं। जैसे रीमा की कहानी। उसकी शादी को 4 साल हुए थे। शुरू में उसका पति बहुत केयरिंग था, सबके सामने उसे मेरी जान कहकर बुलाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने रीमा की दोस्ती, कपड़े, यहां तक कि उसके मां बाप से मिलने तक पर रोक लगानी शुरू कर दी। अगर रीमा कुछ कहती तो जवाब मिलता, तू तो हर वक्त लड़ती रहती है, तू जैसी है तुझसे कोई नहीं झेलेगा। और रीमा सोचने लगती, शायद मैं ही ज्यादा बोलती हूं, शायद मेरी ही गलती है। लेकिन ये सच नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। ये उस इंसान की सोच है जो जानता है कि आपको कैसे गिल्ट में डालना है, कैसे आपकी सोच को मोड़ना है ताकि आप खुद को ही गलत मानने लगे। ऐसे लोग गुस्से में नहीं, समझदारी से अब्यूसिव होते हैं। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। वो अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि आपको दोषी बना देते हैं ताकि आप सवाल न उठा सकें। वो आपको इमोशनली इतना कमजोर कर देते हैं कि आप खुद को उनके बिना अधूरा समझने लगते हैं। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप बार बार हर्ट होते हैं और सामने वाला कभी सॉरी नहीं कहता, तो समझ लीजिए ये प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। ये कनेक्शन नहीं, कंट्रोल है। इस कहानी का मकसद है आपको वो नजर देना जिससे आप ऐसे रिश्ते को पहचानें और उस गिल्ट से बाहर निकले जो आपका था ही नहीं। चैप्टर 2। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना? आपको लगता है फाइनली कोई है जो मुझे समझता है, जो मेरे साथ है। वो आपकी हर बात में दिलचस्पी लेता है, आपकी पसंद की चीजें जानने की कोशिश करता है, हर वक्त आपके आसपास रहना चाहता है। लेकिन यही तो पहली चाल होती है। दीप्ति की कहानी देखिए। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। जब उसकी मुलाकात राहुल से हुई तो राहुल उसे बहुत केयरिंग और मैच्योर लगा। वो उसे बार बार कॉल करता, हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता, छोटी छोटी बातों में उसकी तारीफ करता। दीप्ति को लगा शायद यही मेरा सही इंसान है। शुरुआत के कुछ महीनों में राहुल ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो दुनिया की सबसे खास लड़की है। लेकिन कुछ समय बाद सब बदलने लगा। राहुल ने कहा, तू उन फ्रेंड्स के साथ क्यों घूमती है, वो तुझसे जलते हैं। फिर बोला, तेरे कपड़े बहुत चटक होते हैं, मुझे पसंद नहीं। और धीरे धीरे उसने दीप्ति को उसके सारे दोस्तों से दूर कर दिया, उसे अकेलेपन में कैद कर दिया। तो क्या शुरुआत का प्यार झूठा था? नहीं, वो प्यार नहीं था, वो एक प्लान था। लुंडी बैनक्रॉफ्ट बताते हैं कि अब्यूजिव इंसान शुरुआत में परफेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो आपको ट्रस्ट में लेना चाहता है, आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाना चाहता है।
उनका मकसद होता है आपको कैप्चर करना, फिर कंट्रोल करना। वो जानबूझकर आपको अपनी अटेंशन की आदत डालवाता है ताकि जब वो ध्यान हटाए तो आप बेचैन हो जाएं और खुद को दोष देने लगे। वो आपकी इनसिक्योरिटी को पढ़ता है और उसी पर चोट करता है, जैसे तू तो कभी कुछ समझ ही नहीं पाई, या तेरे बिना मैं और अच्छा रह सकता था। वो आपको धीरे धीरे आइसोलेट करता है ताकि कोई और आपको ये ना बता पाए कि आप गलत नहीं हैं। तो अब क्या करें? सबसे पहले गिल्टी महसूस करना बंद करें। आपकी गलती नहीं थी कि आपने किसी पर भरोसा किया। दूसरा, उन शुरुआती साइंस को पहचानें जो कंट्रोल की तरफ इशारा करते हैं। ज्यादा पॉजेसिव होना, बार बार कॉल करना, हर चीज पर राय देना, दूसरों से आपको दूर करना। और तीसरा, खुद से पूछिए, क्या मैं आजकल खुद से डरने लगी हूं? क्या मैं वही इंसान हूं जो पहले थी? अगर जवाब ना है तो जान लीजिए, समस्या आप नहीं, सामने वाला है। चैप्टर 3। रिश्ता तो दो लोगों का साथ होता है, लेकिन अगर एक इंसान ऐसा हो जो हर बार आपको यह एहसास दिलाए कि आप कमजोर हैं, आप गलत हैं, तो वो प्यार नहीं होता, वो एक मानसिक जाल होता है। सीमा की कहानी देखिए। वो एक खुशमिजाज लड़की थी, अपनी नौकरी से प्यार करती थी, दोस्तों के साथ हंसती थी, घर वालों से दिल से जुड़ी थी। फिर उसकी जिंदगी में आयुष आया। शुरू में सब अच्छा था, लेकिन जल्द ही आयुष ने कहना शुरू किया, तेरी जॉब की कोई वैल्यू नहीं है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तेरे दोस्त तुझसे जलते हैं, उनसे दूर रह। तेरी मां तुझे भड़काती है। धीरे धीरे सीमा वो बनती गई जो आयुष चाहता था, चुप, अकेली और खुद पर शक करने वाली। और जब वो रोती तो आयुष कहता, तेरे जैसे मेंटल लोग ही ऐसी बातें सोचते हैं। असल वजह क्या है? लुंडी बैनक्रॉफ्ट बताते हैं कि ऐसे इंसान आपको कमजोर इसलिए बनाते हैं ताकि आप में आत्मविश्वास न रहे, ताकि आप कभी उनका विरोध न कर सकें। आपको लगे कि उनके बिना आप कुछ नहीं हैं, ताकि आप रिश्ता छोड़ने की हिम्मत न कर सकें। आपको हमेशा गिल्टी फील करें, शर्मिंदा रहें, ताकि उन्हें सुपीरियर महसूस हो। एक बड़ा सच है, ऐसे इंसान आपको प्यार का नकली मुखौटा दिखाकर आपकी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं। वो नहीं चाहते कि आप आजाद सोचें, बोलें या फैसला लें। उन्हें चाहिए एक डरपोक साथी जो उनसे सवाल न करे। अगर कोई बार बार आपकी कमी निकाल रहा है, आपके सपनों, रिश्तों और सोच को कमजोर बता रहा है और आपको इमोशनल गिल्ट में फंसा रहा है, तो यकीन मानिए वो आपको प्यार नहीं करता, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं वो इंसान हूं जो मैं पहले थी? क्या मैं अब खुद पर विश्वास कर पाती हूं? क्या मैं उसके सामने खुलकर कुछ कह सकती हूं? अगर जवाब ना है तो इस रिश्ते में कुछ बहुत गलत है। चैप्टर 4। रिश्ते में सबसे बड़ी बात होती है जिम्मेदारी लेना। अगर किसी से गलती हो जाए और वो दिल से माफी मांगे तो भरोसा फिर से बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कभी माफी भी नहीं मांगते, या अगर मांगते भी हैं तो ऐसे जैसे एहसान कर रहे हो। निधि की कहानी देखिए। उसने अपने पति सौरभ से कई बार एक ही बात के लिए तकलीफ पाई, गुस्सा, चुप्पी और दूसरों के सामने बेइज्जती। हर बार जब निधि रोती या बात करती, सौरभ कहता, तू खुद ही सेंसिटिव है, मैं तो मजाक कर रहा था। हर बात में मुझसे सॉरी मत मांगवाया कर, तू ही हर बार इश्यू बनाती है। चल ठीक है, सॉरी, अब क्या और चाहिए? लेकिन निधि का दिल जानता था, ये माफी नहीं, ये ताना है। ऐसे लोग माफी क्यों नहीं मांगते? लुंडी बैनक्रॉफ्ट बताते हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही हैं। उनका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो कभी खुद को गलत नहीं मान सकते। माफी मांगने से उन्हें लगता है कि आप ऊपर हो गए और वो नीचे, यानी पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा, और वो कभी ये नहीं चाहते। अगर वो एक बार माफी मांग लें तो अगली बार आप उनसे और सवाल पूछेंगे। और अब्यूजिव इंसान यही नहीं चाहता कि आप सच पहचानें या आवाज उठाए। कुछ अब्यूजिव लोग कभी कभी माफी तो मांगते हैं, लेकिन साथ में एक शर्त या ब्लेम भी देते हैं, जैसे सॉरी, लेकिन तूने पहले ऐसा किया था। ठीक है, मेरी गलती थी, पर तू भी तो मुझे इरिटेट करती है। ये माफी नहीं, मैनिपुलेशन है, ताकि आप चुप हो जाएं और उन्हें फिर से कंट्रोल करने दें। जो इंसान हर बार आपकी भावनाओं को इग्नोर करे, फिर भी माफी ना मांगे या गिल्ट महसूस ना करे, वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो खुद से प्यार करता है। प्यार में गलती होना इंसानी बात है,
लेकिन माफी और सुधार न होना एक सोच होती है। अब खुद से पूछिए, क्या जब भी उसने मुझे दुख दिया तब उसने सच में सॉरी कहा, या फिर मुझे ही गलत महसूस कराया गया? अगर जवाब है मैं ही हमेशा माफी मांगती रही हूं, तो समझिए रिश्ता एक तरफा चल रहा है। चैप्टर 5। आप सोचिए, वो इंसान जो आपके साथ गुस्से में बात करता है, ताने मारता है, आपको छोटी छोटी बात पर नीचा दिखाता है, वही इंसान जब बाहर दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलता है तो इतना मीठा, इतना चार्मिंग, इतना केयरिंग बन जाता है कि सब कहते हैं तू कितनी लकी है, तुझे ऐसा पार्टनर मिला है, और फिर आप चुप हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप कुछ कहेंगी तो लोग कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। प्रियंका की कहानी देखिए। उसकी शादी को 6 साल हो गए थे। उसके पति मनीष ऑफिस में बहुत सम्मानित थे। सोशल गैदरिंग में सभी को हंसाते, बच्चों से खेलते और हर किसी से प्यार से बात करते। लेकिन घर आते ही जैसे मनीष बदल जाते थे। घर गंदा है तो गुस्सा, खाना पसंद नहीं आया तो ताना, और प्रियंका से बात जैसे कोई नौकर से भी ना करे वैसी। एक दिन प्रियंका ने अपनी बहन को बताया तो बहन बोली, भाभी वो तो बहुत स्वीट लगते हैं यार, तू ही ज्यादा सोचती है। और प्रियंका सोचती रह गई, क्या वाकई मेरी ही गलती है? असल में ऐसा क्यों होता है? लुंडी बैनक्रॉफ्ट कहते हैं कि अब्यूजिव लोग अपने बाहर वाले चेहरे को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उन्हें अपनी इमेज की बहुत परवाह होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनकी सच्चाई जाने। इसीलिए वो बाहर सबके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि सब उन्हें जेंटल, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल समझें। उन्हें कंट्रोल चाहिए, सिर्फ आप पर, दूसरों पर नहीं। इसीलिए वो बाहर सबको खुश रखते हैं ताकि आपको कोई बिलीव ही ना करे। अगर आप कभी उनके खिलाफ कुछ कहें तो लोग आप ही को झूठा समझें। ये लोग अपनी अच्छी इमेज को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। जब आप कुछ कहें तो लोग बोले, तू ही ओवर रिएक्ट करती है, वो तो बहुत समझदार है। और यही सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है, जब आपके दर्द को कोई मानता ही नहीं। जो इंसान 2 चेहरों के साथ जीता है वो झूठे रिश्तों में सच्चा नहीं हो सकता। अगर कोई सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा है लेकिन घर में आपको बार बार तोड़ता है, तो वो इंसान अच्छा नहीं, क्लेवर अब्यूजर है। अब खुद से पूछिए, क्या मुझे हर बार खुद को साबित करना पड़ता है? क्या बाहर की दुनिया में वो जो दिखता है वो मेरे साथ भी वैसा है? अगर जवाब है नहीं, तो आपको खुद से झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। चैप्टर 7। आपने कभी खुद से पूछा है, अगर मैंने रिश्ता तोड़ा तो मेरी मां क्या सोचेंगी? लोग कहेंगे ना कि मैं अपनी शादी नहीं बचा पाई। बच्चे का क्या होगा? क्या उसे बाप की जरूरत नहीं? पूरे समाज के सामने अकेली कैसे रहूंगी? ये सवाल नहीं है, ये जंजीरें हैं जो एक औरत को अब्यूजिव रिश्ते में टिकाए रखती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। रचना की कहानी देखिए। वो 12 साल से शादी में थी। उसका पति बार बार उसे नीचा दिखाता, बच्चों के सामने चिल्लाता और इमोशनली टॉर्चर करता। जब रचना ने अलग होने का सोचा तो सबसे पहले उसकी मां बोली, शादी कोई खेल नहीं है बेटा, थोड़ी बहुत तकलीफ हर किसी को होती है। उसकी सास बोली, अब इतने साल रह ली, थोड़ा और एडजस्ट कर ले। और सोसाइटी, वो तो मानो तलाक शब्द सुनते ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगी। रचना डर गई और फिर से उसी रिश्ते में लौट आई, जहां हर दिन उसकी आत्मा थोड़ा और मरती रही। लुंडी बैनक्रॉफ्ट कहते हैं कि समाज हमेशा औरत से ही समझौता चाहता है। जब वो अपनी सुरक्षा या सम्मान के लिए खड़ी होती है तो लोग उसे स्वार्थी कहते हैं। लेकिन जो दर्द वो हर दिन झेलती है वो कोई नहीं देखता। अब्यूजर भी यही जानता है, इसीलिए वो आपको गिल्ट में फंसाता है। अगर तू मुझे छोड़ गई तो बच्चे को बाप नहीं मिलेगा, लोग तुझ पर उंगली उठाएंगे, तू अपनी फैमिली को शर्मिंदा करेगी। ये बातें आपको अंदर ही अंदर तोड़ती हैं। लोग कभी पूरी सच्चाई नहीं जानते, वो बस नजरिया बनाते हैं। लेकिन आपके जख्म, आपकी नींदें, आपका डर, वो सिर्फ आपका सच होता है। अगर आप अब्यूजिव रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए, कल को वही लोग बस तमाशा देखेंगे, लेकिन जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। अब खुद से पूछिए,
क्या मैंने आज तक सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि एडजस्टमेंट का बोझ मुझ पर था? क्या मेरी चुप्पी मेरा सैक्रिफाइस थी, या डर? अगर जवाब है मैंने सिर्फ दुनिया के डर से ये सब सहा, तो अब वक्त है खुद की दुनिया बनाने का। चैप्टर 8। रिश्ते में जब कोई इंसान बार बार आपको यही कहे, तू हमेशा नेगेटिव सोचती है, तुझे सब कुछ में प्रॉब्लम क्यों लगती है, तू बहुत ओवर सेंसिटिव है, तेरे साथ तो कोई भी नहीं रह सकता, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद से पूछती हैं, शायद वाकई मेरी ही सोच गड़बड़ है, शायद वाकई मैं ही हर चीज को बढ़ा चढ़ा के देखती हूं। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक टेक्निक है जिसका नाम है गैस लाइटिंग। नेहा की कहानी देखिए। उसे याद है जब उसकी शादी के कुछ सालों बाद पति ने उसके वजन को लेकर मजाक उड़ाया। जब नेहा ने नाराज होकर कहा, तो पति ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो मजाक भी नहीं समझती, इतना ड्रामा क्यों कर रही है? फिर कभी नेहा ने उसे किसी और लड़की के साथ फ्लर्टिंग करते देखा तो पति बोला, तू शक करती है, तू मेंटली अनस्टेबल है। धीरे धीरे नेहा सोचने लगी, शायद सच में मेरी सोच ही ज्यादा चलती है, शायद मैं ही रिलेशन खराब कर रही हूं। और यहीं से उसका सेल्फ डाउट शुरू हो गया। लुंडी बैनक्रॉफ्ट समझाते हैं कि गैसलाइटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे अब्यूजिव लोग आपको आपकी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हर सही चीज पर भी गिल्ट फील कराते हैं, आपको अपनी ही इमोशंस पर शक करने लगवाते हैं ताकि आप उनके ऊपर सवाल ही ना उठा सकें। गैसलाइटिंग आपको आइसोलेट करता है, आपको यकीन दिलाता है कि तू ही गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। जो इंसान बार बार आपकी परसेप्शन को इनवैलिड करे, वो आपकी समझ को मार रहा है, वो आपके दिमाग को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो जो चाहे वो कर सके और आप सवाल भी ना उठा सकें। अब खुद से पूछिए, क्या मुझे बार बार लगता है कि मेरी ही सोच गलत है? क्या वो इंसान मुझे बार बार पागल, ड्रामा क्वीन या मेंटल कहता है? क्या मैं अपनी फीलिंग्स को खुद ही दबा देती हूं क्योंकि मुझे डर होता है कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूं? अगर जवाब है हां, तो याद रखिए, आप पागल नहीं हैं, आप मैनिपुलेट हो रही हैं। चैप्टर 9। आपने कई बार खुद से कहा होगा, हमारे झगड़े बच्चों के सामने नहीं होते, मैं बच्चों को कभी उसके खिलाफ नहीं बोलती, वो अच्छा बाप है, बस मुझसे थोड़े इश्यूज हैं। पर एक सच्चाई है, बच्चे बहुत कुछ देख लेते हैं और जो नहीं देख पाते वो महसूस कर लेते हैं। मीना की कहानी देखिए। वो रोज देखती थी कि उसका पति उस पर चिल्लाता है, नीचा दिखाता है और बच्चों के सामने उसे नाकारा कहता है। मीना कभी उसका जवाब नहीं देती थी, सिर्फ इसलिए कि बच्चों पर असर ना हो। पर उसकी 6 साल की बेटी एक दिन बोली, मम्मा पापा आपसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्या आपने कुछ गलत किया? मीना सन्न रह गई। बच्ची को यह लगने लगा था कि शायद मम्मी ही गलत है क्योंकि पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं। और यही से एक मासूम दिमाग में गिल्ट, डर और कंफ्यूजन पलने लगा। लुंडी बैनक्रॉफ्ट बताते हैं कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा डर होता है जब उनका सेफ स्पेस असुरक्षित हो जाता है। जब घर में टेंशन होती है, अब्यूसिव व्यवहार होता है, तो बच्चे एंजाइटी, गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ झेलते हैं। कई बार वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं, शायद मेरी वजह से मम्मी पापा लड़ते हैं। अगर लड़का है तो वो सोच सकता है पापा जैसा बनना नॉर्मल है, अगर लड़की है तो वो सोच सकती है मम्मी जैसा सहना नॉर्मल है। यानी आप अनजाने में एक और मीना या उसके जैसा मर्द तैयार कर रहे होते हैं। सिर्फ फिजिकल वायलेंस से बच्चों को नुकसान नहीं होता, इमोशनल एनवायरनमेंट भी उनकी सोच और आत्मा को तोड़ देता है। बच्चों को आपकी परवाह की जरूरत है, न कि एक दिखावटी पूरा परिवार वाली तस्वीर की। एक शांत, सुरक्षित और इज्जत वाला माहौल, यही असली पेरेंटिंग है। अब खुद से पूछिए, क्या मेरे बच्चे मुझे दुखी, डरे हुए या चुपचाप देखते हैं? क्या उन्होंने गलत चीजों को नॉर्मल मान लिया है? अगर हां, तो अब वक्त है अपने बच्चों के लिए वो कदम उठाने का जो शायद अपने लिए ना उठा पाए हों। चैप्टर 10। कई औरतें हर चीज समझ चुकी होती हैं, उन्हें अब साफ दिखता है कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, वो इंसान अब्यूजिव है और खुद को रोज खोते जाना बहुत भारी पड़ रहा है। पर सवाल आता है, अब क्या? मैं जाऊं तो कहां जाऊं? शुरुआत कहां से करूं? क्या मैं अकेले सब संभाल पाऊंगी? स्वाति की शुरुआत देखिए। उसने एक अब्यूजिव शादी में 9 साल बिताए। जब उसे सब कुछ समझ आ गया तो वो टूट गई, लेकिन फिर भी रुकी रही।
क्योंकि बच्चा छोटा था, पैसे नहीं थे, माँ बाप को बताने से डर लग रहा था। फिर उसने एक छोटी सी शुरुआत की। अपने मन की बात एक करीबी दोस्त से शेयर की, लोकल महिला सहायता केंद्र में पूछताछ की, कुछ हिम्मती औरतों के वीडियो देखे। धीरे धीरे खुद को इमोशनली और प्रैक्टिकली तैयार किया। कुछ महीने लगे, मगर आज वो अपनी जिंदगी में पहली बार चैन की नींद सो रही है। लुंडी बैनक्रॉफ्ट कहते हैं कि आपका पहला कदम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बस एक सच्चा कदम होना चाहिए। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें, दोस्त, बहन, काउंसलर या हेल्पलाइन। अपना सच लिखें, डायरी में अपने इमोशंस और एक्सपीरियंस को उतारिए। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। किसी लोकल वीमेन सपोर्ट ग्रुप से जुड़िए। पैसों की तैयारी शुरू कीजिए, छोटी सेविंग्स, स्किल्स या वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस। कोई भी एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकता, पर हर बदलाव की शुरुआत हिम्मत से होती है। आप कमजोर नहीं हैं, आपने अब तक जितना सहा है वो ही आपकी ताकत है। अब खुद से पूछिए, क्या अब और सहना सही है? क्या मेरे बच्चे मुझे मजबूत बनते देखना चाहते हैं या टूटते हुए? अगर जवाब है अब बहुत हो गया, तो बस इतना समझ लीजिए, अब आप अकेली नहीं हैं। चैप्टर 11। जब आप लंबे वक्त तक अब्यूसिव रिश्ते में रहती हैं, तो धीरे धीरे आपको ये लगने लगता है कि शायद सब रिश्ते ऐसे ही होते हैं। शायद मुझे ही ज्यादा उम्मीदें हैं। शायद सच्चा रिश्ता कभी मिल ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है, हेल्दी और प्यार भरे रिश्ते सच में होते हैं, बस हम उन्हें पहचानना भूल गए हैं। पूजा की कहानी देखिए। उसका पहला रिश्ता टॉक्सिक था, जहां उस पर शक किया जाता था, उस पर हुक्म चलाया जाता था और उसकी हंसी भी गुनाह लगती थी। वो टूटी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत की, खुद को टाइम दिया, हीलिंग की। फिर उसकी जिंदगी में संजय आया, जो उसे कंट्रोल नहीं करता था, जो उसकी बात सुनता था, जो उसकी मर्जी को उसकी पहचान मानता था। पहली बार पूजा को यह समझ आया कि एक रिश्ता डर नहीं, अपनापन देता है। लुंडी बैनक्रॉफ्ट बताते हैं कि हेल्दी रिश्ते में सम्मान होता है, आपकी बात को सुना जाए, समझा जाए और आप पर कभी चिल्लाया ना जाए। आजादी होती है, आप अपने फैसले खुद ले सकें, अपने दोस्तों परिवार से जुड़े रहें। ईमानदारी होती है, कोई बात छुपाई ना जाए, कोई मैनिपुलेशन ना हो। सपोर्ट होता है, जब आप टूटें तो कोई हो जो आपको उठाए, न कि गिराए। बराबरी होती है, दोनों की फीलिंग्स और नीड्स को बराबरी से जगह मिले। अगर कोई रिश्ता आपको रोज रुलाता है, खुद से दूर करता है, तो वो प्यार नहीं, कंट्रोलिंग है। प्यार में दर्द नहीं, हीलिंग होती है। एक हेल्दी रिश्ता आपको अपनी असल पहचान से मिलवाता है, न कि खुद को खोने पर मजबूर करता है। अब खुद से पूछिए, क्या मेरे रिश्ते में मेरी आवाज है? क्या मैं उस इंसान के सामने खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकती हूं? क्या मैं उस रिश्ते में बड़ी हुई हूं या बस झुकती चली गई? अगर जवाब नहीं है, तो अब वक्त है उस दुनिया को जानने का, जहां प्यार में आजादी भी होती है और सम्मान भी। चैप्टर 12। जब कोई इंसान लंबे वक्त तक इमोशनली अब्यूजिव रिश्ते में रहता है, तो वो धीरे धीरे खुद को खो देता है, अपनी हंसी, अपनी आवाज, अपने सपने, यहां तक कि अपनी आइडेंटिटी तक। और जब वो इंसान चला जाता है, तो पीछे छूटती है एक ऐसी इंसान जो थक चुकी होती है, टूटी हुई होती है और सवालों से घिरी होती है। क्या मैं अब नॉर्मल हो पाऊंगी? क्या मैं कभी फिर से खुश रह पाऊंगी? क्या मैं अब अकेले जी पाऊंगी? क्या अब कोई मेरी वैल्यू समझेगा? काव्या की कहानी देखिए। वो 10 साल अब्यूजिव शादी में रही। जब सब छूट गया, घर, रिश्ते, पहचान, तब उसने एक नई शुरुआत की। उसने सबसे पहले थेरेपी ली, खुद के बारे में लिखना शुरू किया, हर इमोशन को समझा, खुद से पूछा, मुझे क्या पसंद है, मैं कौन हूं? और फिर छोटी छोटी चीजों से खुद को हील किया, जैसे अकेले कैफे जाना, पुराने गाने सुनना, नई स्किल्स सीखना। धीरे धीरे काव्या खुद से फिर मिलने लगी, उस काव्या से जो कहीं खो गई थी। लुंडी बैनक्रॉफ्ट बताते हैं कि हीलिंग का सफर गिल्ट से बाहर आने से शुरू होता है। आपने जो झेला वो आपकी गलती नहीं थी, क्यों सहा से निकलकर अब क्या करूं? पर आइए, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिए। छोटे छोटे काम जो आपको अच्छा महसूस कराएं, वो रोज कीजिए। थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप से जुड़िए। बात करने से बोझ हल्का होता है और क्लैरिटी आती है। बाउंड्रीज बनाइए,
अब कोई भी इंसान आपकी इज्जत से बड़ा नहीं होना चाहिए। खुद को माफ कीजिए। आपने जितना सहा उस पर शर्मिंदा मत होइए। आप जीवित बची, यही आपकी ताकत है। हीलिंग कोई सीधी रेखा नहीं होती। कुछ दिन अच्छे लगेंगे, कुछ दिन टूटे हुए, लेकिन हर दिन आप अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से जोड़ रही होंगी। अब वक्त है उस इंसान को वापस लाने का जो कभी सिर्फ मुस्कुराती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराने की वजह भी बनती थी। अब खुद से आखिरी बार पूछिए, क्या मैं फिर से जीना चाहती हूं? डर से नहीं, खुद के लिए। क्या मैं अपनी बच्ची को एक मजबूत और आजाद औरत के रूप में मिसाल बनाना चाहती हूं? अगर हां, तो सफर शुरू हो चुका है। आप अकेली नहीं हैं, आप टूटी नहीं हैं, आप जाग चुकी हैं। ऑडियो बुक प्रकाश की ओर से अंत में बस इतना ही। आप जैसी लाखों औरतें हैं जो हर दिन कुछ न कुछ सहती हैं, पर जो अब चुप नहीं हैं। अब वो अपनी आवाज, अपनी जिंदगी और अपने हक के लिए खड़ी हो रही है। अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी है, तो यकीन मानिए आप अब पहले जैसी नहीं रही। आप में अब सच देखने की ताकत, खुद से प्यार करने की शुरुआत और एक नई जिंदगी का बीज बोया जा चुका है। आपकी हीलिंग अब भी शुरू हुई है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। शायद आपने आज वो सुना जो दिल ने सालों से कहना चाहा। अगर ये कहानी आपकी जिंदगी को छू गई हो, तो खुद के लिए एक छोटा सा वादा कीजिए। अब से खुद को कभी मत खोने दीजिए। ऑडियो बुक प्रकाश पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो दर्द को आवाज देती हैं और आपको अकेला नहीं महसूस होने देती। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शायद आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए।